हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हैलो एल्केन के विरचन की विधियां देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हैलो एल्केन के विरचन की विधियों से पहले हम लोग सबसे पहले CX आबंध की प्रकृति के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये कार्बन है, ये हैलोजन है। अगर हम कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता देखें और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता देखें, EN में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, तो जिसमें से हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण ये जो सहसंयोजक बंध है, इसमें जब ये बंध टूटेगा तो ये यक्ष इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण यक्ष के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेशित और कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेशित चार्ज आ जाता है। यहाँ आंशिक शब्द का अर्थ ये है कि आगे चल के ये ऋणावेशित हो जाएगा और ये आगे चल के ये धनावेशित हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ क्या हुआ कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है, जो ये बंध है, ये एक्चुअल में कैसा होता है, ये ध्रुवित होता है। कैसा होता है ये ध्रुवित होता है। अब हम CX बंध की लंबाई देख लें। बंध लंबाई देख लेते हैं। तो CX बंध की लंबाई, जैसे यहाँ हाइड्रोजन क्या हो सकता है, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम थोड़ा फोकस करें, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ये मान के चलिए कि ये फ्लोरीन है, इससे बड़ा क्लोरीन होगा, इससे बड़ा ब्रोमीन होगा और इससे बड़ा आयोडीन होगा। इनके मध्य ये बंध लंबाई होगी, इनके मध्य ये बंध लंबाई होगी, इनके मध्य ये बंध लंबाई होगी और ये बंध। यहाँ ये कार्बन है और ये क्या है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे RF, RCl, RBr, RI के बीच अगर हम बंध लंबाई देखते हैं, सबसे बड़ी बंध लंबाई किसके बीच है, RI के, फिर उसके बाद RBr, फिर RCl और सबसे छोटी बंध लंबाई RF की होगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि इनके आबंध एंथैल्पी के बारे में। आबंध एंथैल्पी, जिसे BOD कहते हैं, बॉन्ड ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं आबंध एंथैल्पी कहते किसे हैं। आबंध मीन्स हो गया बंध, एंथैल्पी मीन्स हो गया ऊर्जा। मीन्स इस बंध को तोड़ने में, बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम आबंध एंथैल्पी कहते हैं। तो इसका अगर हम क्रम देखें, RF हो गया, RCl हो गया, RBr हो गया, RI हो गया। तो यहाँ नोटिस ये करना है कि RI के मध्य जो बंध लंबाई है ये लंबी है, जिसके कारण इसके बंध को तोड़ने में बहुत कम ऊर्जा लगेगी। और सबसे छोटी बंध लंबाई किसकी है, CF या RF के बीच है, इसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा व्यय होती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें व्यय होगी, RF को तोड़ने में, फिर RCl, फिर RBr और सबसे कम RI को तोड़ने में लगेगी। अगला देख लेते हैं। अगर यहाँ ध्रुवित, यानी ये CX के मध्य जो बंध है ये ध्रुवित है, तो मीन्स यहाँ द्विध्रुव
आघूर्ण देखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश Q गुणे दूरी या बंध लंबाई d के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात जिसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनिक आवेश अधिक है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा, या बंध लंबाई अधिक है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। अर्थात यहाँ हम देख सकते हैं म्यू इज प्रोपोर्शनल टू Q या म्यू इज प्रोपोर्शनल टू D। तो यहाँ सबसे डिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे अधिक डिस्टेंस किसके बीच होगा, RI के मध्य होगा, और सबसे कम RF के मध्य होगा। अगर हम यहाँ Q आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक आवेश की बात करें, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आवेश विद्युत ऋणात्मकता है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस में पाई जाती है, F में सबसे अधिक पाई जाती है, फिर Cl में, फिर Br में, फिर सबसे कम किस में होगी, I में। तो सबसे कम अगर हम विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं आवेश, तो किसका है, I का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं RF, RCl, RBr और RI। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन में होती है, और सबसे कम किस में होती है, आयोडीन में। तो आयोडीन यानी RI का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा RBr का। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये देखना है कि यहाँ पे सबसे अधिक किसका होगा, Cl का, जबकि होना किसका चाहिए था, RF का। तो ऐसा एक्चुअल में क्यों हो रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं कि जो F का आकार है, F का आकार Cl की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। मीन्स यहाँ पे अगर आकार की बात किया जाए तो F की तुलना में Cl क्या होता है, यानी बड़ा होता है Cl। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये बंध लंबाई मैटर करेगा, यहाँ पे एक्चुअल में डिस्टेंस मैटर करता है कि यहाँ पे RCl ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएगा RF से। मीन्स यहाँ क्या मैटर करेगा, यहाँ डिस्टेंस को फोकस करेंगे, यहाँ डिस्टेंस को फोकस करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे CH3F रहे, CH3Cl रहे, CH3Br रहे, CH3I रहे। अगर इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए, सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, तो Cl का होगा, CH3Cl का, फिर CH3F का, फिर उसके बाद CH3Br का, और सबसे कम CH3I का रहता है। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके बीच जो बंध बनेगा वो कैसा होता है, ध्रुवित होता है। ध्रुवित होने के कारण इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण इसमें अप्लाई होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश Q एवं उनके बीच की दूरी यानी D। यहाँ दूरी क्या हो जाएगी, बंध लंबाई, इसके गुणनफल के ये बराबर होगा। अर्थात म्यू इज प्रोपोर्शनल टू Q या म्यू इज प्रोपोर्शनल टू D। कहीं कहीं पे म्यू इज प्रोपोर्शनल टू Q मैटर करेगा, और कहीं कहीं पे म्यू इज प्रोपोर्शनल टू D मैटर करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ तक
म्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू मैटर कर रहा है, मीन्स क्यू मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आवेश अर्थात क्या, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होती है, फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। तो एक्चुअल में फ्लोरीन यानी आरएफ की द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आरएफ और आरसीएल के बीच यहाँ डिस्टेंस मैटर करेगा, यहाँ पे ये फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आरसीएल सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा आरएफ की तुलना में, और सबसे कम आर आई करेगा, जिसके कारण इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। और यहाँ सी एक्स की बंध लंबाई देख लेते हैं, सबसे अधिक किसकी होगी, आर आई की, और सबसे कम आर एफ की। आर आई बंध लंबाई अधिक होने के कारण इनके बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी, जिसे आबंध एंथैल्पी कहते हैं, वो क्या होगा, बहुत ही कम लगेगा, जबकि आर एफ में बहुत ही अधिक लगेगा। तो इस प्रकार हम सी एक्स आबंध की प्रकृति देखते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आर एक्स के विरचन की विधियां। तो हैलो एल्केन के बनाने की विधियों में सबसे यहाँ हम 3 प्रकार देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे एल्कोहल से, उसके बाद हाइड्रोकार्बन से, फिर उसके बाद हम हैलोजन विनिमय द्वारा देखते हैं, जिसमें 2 नेमिंग रिएक्शन आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की विधियां। तो आप लोग बता दें कि हैलो एल्केन से जो एल्कोहल से जो हैलो एल्केन बनाते हैं, ये हैलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम एवं आसान, सबसे सरल, सर्वोत्तम एवं सबसे आसान विधि है, सबसे आसान विधि है। और ये एल्कोहल से हैलो एल्केन किस अपक्रिया द्वारा बनेगा, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा। किसके द्वारा बनेगा, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें मूलक या आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, उस अपक्रिया क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं, एल्कोहल को जब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब HCl से अपक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अपक्रिया का सेंस क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्लस बनाएगा, ये माइनस, यहाँ ये प्लस बनाएगा, ये माइनस, इसका माइनस इधर आ जाएगा तो H2O बनाएगा, और ये Cl इससे जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, RCl, और जल बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं, ये जो जिंक क्लोराइड प्लस HCl है, एक्चुअल में इसे क्या कहते हैं, इसे ल्यूकास रीजेंट कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। ये अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, जिंक क्लोराइड प्लस HCl। इस अभिकर्मक का यूज कहाँ होता है, ल्यूकास टेस्ट यानी ल्यूकास परीक्षण में होता है। ये परीक्षण किसके लिए होता है, एल्कोहल के लिए, एल्कोहल के लिए किया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि टर्शियरी एल्कोहल, इसकी उपस्थिति में, ल्यूकास रीजन की उपस्थिति में ये बहुत जल्दी धुंधला हो जाता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि ये टर्शियरी है। जबकि सेकेंडरी जो होता है, उसको हिलाने पे कुछ मिनट बाद धुंधलापन आता है, जिसके कारण हमको ये पता चल जाता है ये सेकेंडरी एल्कोहल है। और प्राइमरी एल्कोहल, इसको काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, तब जाके धुंधलापन आता है, या आता ही नहीं है इसमें, तो हमको पता चल जाता है ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। तो ये इसका क्रम है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रुप प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं, या ग्रुप्स प्रक्रम कहते हैं। तो इस प्रक्रम में आप लोग देखें कि एल्कोहल को जब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से क्रिया करा रहे हैं, तो RCl प्राप्त होता है और H2O बनता है। ये कौन सा टेस्ट है, ये ल्यूकास टेस्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें ल्यूकास रीजन का उपयोग किया जाता है। ल्यूकास रीजन क्या होता है, जिंक क्लोराइड प्लस HCl। ये रीजन किसमें उपयोग किया जाता है, ल्यूकास टेस्ट में। और ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है, एल्कोहल के लिए, जिसमें हम टर्शियरी एल्कोहल को जल्दी पता कर लेते हैं, ये टर्शियरी एल्कोहल है, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है।
तो इस प्रकार RCl प्राप्त करेंगे। RCl बनाने की एक और विधि है, जैसे टर्शियरी एल्कोहल। यहाँ हम क्या लेंगे? टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल को किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं, मात्र केवल टर्शियरी एल्कोहल को या Cl के साथ केवल कमरे के ताप पर जब क्रिया कराते हैं, कमरे के ताप पर ही क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? टर्शियरी हैलाइड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ क्या प्राप्त होगा? H2O प्राप्त होगा। तो ये टर्शियरी एल्कोहल के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एल्कोहल है जिसको कमरे के ताप पर ही या Cl के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये टर्शियरी एल्कोहल रहेगा, इसको फोकस करना रहेगा। अब आगे देख लेते हैं। एल्कोहल को जब हम H2SO4 की अल्प मात्रा में, H2SO4 की अल्प मात्रा में जब HBr से आप क्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जल प्राप्त होगा। दूसरा देख लेते हैं, जब एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर भी RBr बनता है। इसके साथ साथ यहाँ NaHSO4 प्राप्त होता है तथा H2O बनता है। तो ये दोनों अपक्रिया आप लोग एनसीईआरटी में RBr बनाने के लिए दिया गया है। यहाँ आप लोग फोकस करना है, जहाँ जहाँ हम R बोल रहे हैं वहाँ पे आप लोग कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। इस R के जगह पे कोई भी एल्किल समूह रख के रिएक्शन बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया गया है। एल्कोहल की क्रिया जब HI से कराते हैं, HI के साथ इसे हम उबालते हैं। उबालने पर हमें RI प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जल प्राप्त होगा। अगली अपक्रिया देख लेते हैं। ROH के साथ KI से क्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? H3PO4 फास्फोरिक अम्ल के 95% की उपस्थिति में यह क्रिया हो रही है। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? इसको गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ RI H2O प्राप्त होगा। यहाँ पे H2O प्लस KH2PO4। तो इस प्रकार ये दो RI बनाने के लिए दिया गया है। इसके बाद कुछ एल्कोहलों की अपक्रिया जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराने पर यहाँ पे ये देखना है कि ये इसके कितने अणु लेते हैं। ये 3:1 लेंगे। इसका अनुपात कितना रहेगा? 3:1 मीन्स ये 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे और ये 1। तो इसका ट्रिक भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ P लिखेंगे, ऐसे यहाँ Cl कर लेंगे और इस बंध को ऐसे तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 3R है और 3Cl है, तो मीन्स क्या बनेगा? 3RCl हो जाएगा। और यहाँ पे ये 3H है और 3O है, 1 P है, तो यहाँ क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा। तो इस प्रकार फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में हम एल्कोहल से क्रिया करा के इसे हम RCl बनाते हैं। अगला देख लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें जो अनुपात रहेगा वो 1:1 का ही रहेगा। इसमें अनुपात 1:1 का रहेगा। तो जब हम एल्कोहल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हम ट्रिक देख लेते हैं। क्लोरीन अलग कर लेंगे और PCl3 अलग कर लेंगे और एक क्लोरीन अलग कर लेंगे।
तो यहाँ पे एक तोड़ लेंगे और एक इस तरह तोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा RCl, ये बन जाएगा HCl प्लस ये POCl3 बन जाएगा। तो इस प्रकार RCl हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एल्कोहल को जब रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब हैलोजन से क्रिया कराया जा रहा है, यह हैलोजन कुछ भी हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ RX प्राप्त होता है। और सबसे लास्ट अपक्रिया आप लोगों में NCERT में दी गई है, जब थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, ROH मीन्स एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, यहाँ भी ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ एक Cl लिखते हैं, SO बीच में लिखते हैं, दूसरा Cl इधर लिखते हैं, तो यहाँ पे इस तरह तोड़ सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार ये RCl एक बनेगा प्लस HCl एक बनेगा प्लस ये SO2 बनता है। तो यह Cl गैस के रूप में रहेगा, ये गैस के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, SO2 भी गैस के रूप में रहेगा, ये दोनों गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तब RCl ये शुद्ध रूप में कैसा प्राप्त होगा, ये शुद्ध अवस्था में हमको प्राप्त हो जाएगा। ये RCl बनाने की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है जिसमें शुद्ध RCl हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डॉर्जन प्रोसेस कहते हैं, डॉर्जन प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये देखें कि जब एल्कोहल को हैलो अम्ल मीन्स HX, यहाँ X आप लोग देखें कि Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं। जब HX मीन्स हैलो अम्ल से हम क्रिया करा रहे हैं, दूसरा किससे क्रिया करा रहे हैं, या PCl3 या PCl5 या थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने पे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो हैलो अम्ल है इसकी अक्रियाशीलता देख लेते हैं, ROH की अक्रियाशीलता, ROH की अक्रियाशीलता किसके साथ, HX के साथ, अक्रियाशीलता। तो टर्शियरी एल्कोहल सबसे तेज से वर्क करेगा, यह क्रिया करेगा, फिर सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी करेगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या फिनॉल से हम हैलो एरीन का विरचन कर सकते हैं, अर्थात जिस प्रकार हम लोग एल्कोहल से हैलो एल्केन का विरचन किए, क्या हम लोग फिनॉल से, ये फिनॉल है, क्या फिनॉल से हम हैलो एरीन बना सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन पास 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या 2 युग्म इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आंशिक रूप से अनुनाद के थ्रू यहाँ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाता है। तो चूंकि RX में सिंगल बॉन्ड है तो ये तोड़ना आसान होता है, RX में सिंगल बॉन्ड है तो ये तोड़ना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे ROH में ये सिंगल बॉन्ड होता है तो ये तोड़ना आसान होता है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये तोड़ना मुश्किल रहता है, जिसके कारण फिनॉल से हैलो एरीन बनाना मुश्किल होता है।
अर्थात हैलोएरीन के विरचन के लिए जो उपरोक्त विधियां बताई गई हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिनॉल में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध बना है ये आंशिक द्विबंध होता है, ठीक है, जो एकल बंध के तोड़ने के तुलना में ये कठिन होता है, जिसके कारण हम ये फिनॉल से हैलोएरीन नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार एल्कोहल द्वारा हैलो एल्केन का विरचन समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन बनाने की विधियां। धन्यवाद।